जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। तो आप में से कई सारे साथी जो हैं वो जुड़े हैं, तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, तो हमने कहानियों के विषय में पढ़ा और प्रेमचंद की कुछ अच्छी कहानियों के विषय में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके पात्रों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया। उसी क्रम में आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख के फिर हम कुछ और नाटकों के विषय में भी कुछ बातें करेंगे। तो देखते हैं, एक बहुत चर्चित कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पर मिलेंगे जिन्हें आपको ध्यान रख लेना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। गुलेरी जी की ये प्रसिद्ध कहानी सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखना है, सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित ये कहानी। और इसका जो प्रमुख पात्र है वो लहना सिंह है, और जो स्त्री पात्र है उसका नाम होरा या सूबेदारनी। यह कहानी पूर्वदीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक में लिखी गई पहली कहानी मानी जाती है। इसके विषय में यह बात भी ध्यान रखना है, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियों पर आधारित है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसने कहा था से कई बार पूछे जा चुके हैं। अब तो इस तरह की प्रवृत्तियां हैं कि कई जगह कथन भी पूछ ले जाते हैं कि यह कथन किस पात्र का है। तो वो जब हम रचना विशेष पढ़ेंगे तो वहां पर आप सभी ने जब देखा भी होगा, हमने जो आप लोगों को वीडियो क्लास की जो लिंक प्रोवाइड की थी उसमें उसने कहा था कि विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने अध्ययन किया और देखा कि किस पात्र की क्या विशेषता है और किस पात्र ने क्या कहा है। वो सारी बातें हमने डिटेल में उस वीडियो क्लास में देखी हुई थी। यहाँ हम एक समराइज ढंग से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि छोटी छोटी सारी बातें यहाँ पर मिलती जाए। इसमें युद्धजन्य परिस्थितियों के बीच प्रेम संवेदना को केंद्र में रखा गया है। गुलेरी जी की जो अन्य कहानियां हैं वो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो ये इतने पॉइंट्स अभी फिलहाल आप इसके विषय में तैयार रखें, बहुत डिटेल से हम इस रचना के विषय में पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, कहानियों से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से हम किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे और कौन कौन से कहानी आंदोलन बहुत प्रतिष्ठित रहे, उनसे क्या पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पर सब कलेक्टिव ढंग से मिल जाएगा। जैसे बात करें अकहानी आंदोलन की, अकहानी आंदोलन के विषय में जो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, यह कहानी आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1960 से। और इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसका नाम आता है? गंगा प्रसाद विमल। तो गंगा प्रसाद विमल जी यह कहानी आंदोलन के प्रणेता, प्रवर्तक। हम लोगों की मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार इनका आगमन हुआ था, लगभग सन 2018 या 19 में। तो वो आए हुए थे, उनका व्याख्यान भी था, तो उनको सामने से सुनने का मौका भी मिला। उसके बाद वो दिवंगत भी हो गए 1-2 वर्षों के बाद। तो अकहानी आंदोलन के प्रणेता या प्रवर्तक के रूप में रहे। 1960 से ये कहानी आंदोलन चला और यह कहानी आंदोलन नई कहानी के विरोध में आगे बढ़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आपको ध्यान रखना है कि किस कहानी आंदोलन के विरोध में ये कहानी आंदोलन शुरू होता है। तो नई कहानी की जो प्रवृत्तियां थी उनसे इनकी असहमति थी, उसी के विरोध में ये कहानी आंदोलन आगे बढ़ता है। आरंभ में गंगा प्रसाद विमल ने इस कहानी आंदोलन को समकालीन कहानी नाम दिया, किंतु उन्होंने जल्दी ही इसका नाम बदलकर अकहानी कर दिया। ये सारे तथ्य नगेंद्र की पुस्तक में भी और रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो कभी ठहर के उसे जरूर पढ़ें। गंगा प्रसाद विमल जी ने इस कहानी आंदोलन के विषय में लिखा कि अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह करती हुई नहीं चलती। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। यानी अकहानी से आप समझ ही सकते हैं कि जैसा नाम है कहानी, अकहानी। तो अकहानी करती क्या है? वो कहती है कि वो किसी भी मूल्यों की रक्षा या परवाह नहीं करती, किसी मूल्यों का आग्रह नहीं करती। और अगर कोई पुराने मूल्य टूटते हैं कहानी आंदोलनों के, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है अकहानी आंदोलन के लिए। बाद में ये बहुत एग्रेसिव ढंग की कहानी मानी गई, उस तरह की प्रवृत्तियां इसमें आई। बहुत दिनों तक ये धारा नहीं चली,
लेकिन कहानी आंदोलन के इतिहास में इसका नाम है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा इसके प्रणेता, प्रवर्तन का सन, और इस कहानी आंदोलन के पक्षधर कौन कौन थे आपको ये ध्यान रखना होगा। कौन कौन व्यक्ति ऐसे थे जो इस अकहानी आंदोलन के अंतर्गत रचना कर रहे थे। तो गंगा प्रसाद विमल इसमें मुखिया थे, जगदीश चतुर्वेदी का नाम है, रविंद्र कालिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह और विश्वेश्वर, इतने नाम आते हैं जो अकहानी की धारा से जुड़े रहे। बाद में जो बहुत चर्चित कहानीकार हुए, कथाकार, रविंद्र कालिया का नाम आप सभी जानते हैं, दूधनाथ सिंह का नाम जानते हैं, इसके अलावा ज्ञान रंजन का नाम पहल पत्रिका के संपादक थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो मिल करके अकहानी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, इस धारा में लिख रहे थे। बाद में उनकी असहमतियां हुई, वो अलग अलग धाराओं में चले गए, समकालीन कहानी की ओर चले गए, तो वो प्रवृत्तियां अलग होती चली गई, लेकिन शुरुआत में ये सब मिलके इस कहानी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। अब दूसरी कहानी आंदोलन के विषय में बात करें, वो है सचेतन कहानी आंदोलन। इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पत्रिका से इनकी शुरुआत हुई, किस सन से शुरुआत हुई और इसके प्रवर्तक कौन रहे। तो सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत 1964 ईस्वी से हुई है, यानी अकहानी आंदोलन के 4 वर्षों के बाद। डॉक्टर महीप सिंह ये इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1964 में आधार पत्रिका, पत्रिका का नाम आपको ध्यान रखना है, आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक, आधार पत्रिका ने एक सचेतन कहानी विशेषांक ही निकाला और इसके बाद से ही सचेतन कहानी आंदोलन शुरू मान लिया गया। इस कहानी की शुरुआत भी आपको ध्यान रखना है, नई कहानी के विरोध में हुआ। यानी नई कहानी के विरोध में 2 कहानी आंदोलन दिखाई पड़ते हैं, अकहानी आंदोलन और सचेतन कहानी आंदोलन। तो दोनों ही नई कहानी की प्रवृत्तियों के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। महीप सिंह इस कहानी आंदोलन के विषय में लिखते हैं, ये बात हम यहां से जब पढ़ेंगे तो जैसे हम केवल तथ्यात्मक ढंग से इतनी बात जानते हैं कि सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह हैं, लेकिन अगर आपको लिखित परीक्षाओं में लिखने की तैयारी भी करनी है, आगामी जो बिहार की परीक्षा होने वाली है या हिमाचल प्रदेश की, तो ये कुछ तथ्य ऐसे हैं कि आपको कभी भी सचेतन कहानी आंदोलन के विषय में या कहानी आंदोलन के विषय में या कहानी आंदोलनों के परिचय के विषय में 2-3 कहानी आंदोलनों के नाम देने हुए तो आप इसको तैयार रख सकते हैं। वे लिखते हैं कि नई कहानी के अंदर जो अंतर्विरोध थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते थे, जिसमें हम यह अनुभव करते थे कि जीवन को मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि सक्रियता से भोगना और जीना आज के मनुष्य की नियति है, उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम रेखांकित करना चाहते हैं। इस आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया और लोगों ने इसे उसी रूप में अपनाया। तो नई कहानी में तमाम अंतर्विरोध उत्पन्न हो रहे थे और कह रहे हैं ये लोग कि हम जीवन को सचेतन दृष्टि से, पूरे सचेत ढंग से जीवन को जीना और भोगना चाहते हैं सक्रियता के साथ। तो ये बात इस कहानी आंदोलन की जो आधार बात है वो हमने आपको बताई यहाँ पे, जिससे आप एक अटैचमेंट फील कर सकेंगे इस कहानी आंदोलन के विषय में थोड़ा सा डिटेल में। इस कहानी आंदोलन ने पश्चिमी जीवन मूल्यों से आयातित निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन आदि का विरोध किया और भारतीय जीवन मूल्यों की संघर्षशीलता को स्वीकार किया। तो ऐसा होता है कि जब नई कहानी के माध्यम से, कहानी आंदोलन के माध्यम से तमाम तरह के जो मूल्य, ये कुंठा, ऊब, अकेलापन, आयातित निराशा, ये सब आ रही थी, तो उसके अपोजिट एक धारा चलती है जो ये कहती है कि भारतीय जीवन मूल्यों के अनुरूप हमें संघर्ष को दिखाना है। ये तथ्य लेकर के वो इस कहानी आंदोलन में सक्रिय होते हैं। जैसे हमने अकहानी आंदोलन के कुछ ग्रुप का यहाँ पे उल्लेख किया कि इतने लोग साथ में मिलकर लिख रहे थे, वैसे ही सचेतन कहानी आंदोलन के भी कुछ प्रमुख कहानीकार थे। उनका नाम हम यहाँ पे देखते हैं, महीप सिंह, कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान।
इतने लोग सक्रिय ढंग से इस सचेतन कहानी आंदोलन के अंतर्गत कहानियां लिख रहे थे। तो दो कहानी आंदोलन हो गए। आधार पत्रिका से सचेतन कहानी की शुरुआत होती है 1964 में, इतना ध्यान रखेंगे। अब तीसरी कहानी की जो धारा आती है आंदोलन के रूप में, वो है सक्रिय कहानी। इन सब से मिलान वाले प्रश्न भी खूब आते हैं, इसलिए इनके सन, प्रवर्तकों के नाम, ये सब हमें ध्यान रखना होगा। तो सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत 1979 1979 ईस्वी से मानी जाती है। राकेश वत्स इसके प्रवर्तक रहे हैं इस कहानी आंदोलन के। तो नाम ध्यान रखेंगे, सन ध्यान रखेंगे। अब यहां से पत्रिका का नाम आ रहा है। जैसे हमने सचेतन कहानी आंदोलन के विषय में देखा कि सचेतन कहानी आंदोलन आधार पत्रिका से चल रही है और सक्रिय कहानी आंदोलन जो है वो मंच पत्रिका से। तो राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। ठीक है। तो साथियों, आप लगातार देख रहे होंगे कि हमने कितना प्रयास किया है इन सारे तथ्यों को एक जगह आप सभी के लिए इकट्ठा करने का, ताकि आप एक क्लास में एक बंच के रूप में तथ्यों को पाएं और आपको बहुत दौड़ भाग न करनी पड़े कि कहानी आंदोलनों के विषय में केवल आप सन और उनके प्रवर्तकों के नाम न इकट्ठा करें, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथाकारों के नाम भी तैयार रखें। कथाकारों के अलावा आप उनके जो उद्देश्य रहे हैं, जो आधार वाक्य रहे हैं, वो सब तैयार रखें। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। अब इस कहानी आंदोलन की भी मूल प्रतिज्ञा क्या थी वो भी देखेंगे। हर कहानी आंदोलन की प्रतिज्ञा है, इसकी भी है। तो सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। इसका मतलब यह है कि इसके पहले नई कविता में जिस तरह की कुंठा की बात की जा रही है, जिस तरह निराशा की बात की जा रही है, ऊब, संत्रास, पीड़ा, इन सब के बजाय सक्रिय कहानी आंदोलन चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी की बात करती है। आगे लिखते हैं कि उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेती है। अब देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने की बात इस कहानी आंदोलन के लोग कर रहे हैं कि जो नपुंसकता, बेबसी, निहत्थापन एक मनुष्य को कमजोर बना रहा है, उन सब से निजात दिलाने की बात हम अपनी रचनात्मक जिम्मेदारी के साथ करेंगे, ये लोग ये बात कह रहे हैं। इस कहानी आंदोलन में कौन कौन लोग सक्रिय थे? तो प्रमुख कहानीकारों की बात करें तो आप इन तथ्यों को नोट भी कर सकते हैं कहीं, अगर आपके पास नोटबुक हो एक रखिए जरूर, जहां से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसी मिलें कि आपको दोबारा भाग दौड़ करनी पड़ेगी तो आप लगे हाथ उन्हें नोट कर लें। जैसे ये प्रमुख कहानीकार किस धारा के कौन कौन थे, ये जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ये रामचंद्र तिवारी की किताब अगर आप पलट के देखेंगे या नगेंद्र की पुस्तकों में तलाशेंगे तब जाकर के ये आपको मिलेगा। तो सक्रिय कहानी आंदोलन में रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, सच्चिदानंद धूमकेतु, सुकुमार, धीरेन्द्र आस्थाना, इतने लोग सक्रिय कहानी आंदोलन के अंतर्गत रचना कर रहे थे कहानियों की। अब यहां पर आकर के हम समराइज ढंग से एक आंसर देखते हैं जो आपको तैयार रखना है। नई कहानी के का प्रवर्तक यानी किस सन में प्रवर्तन हुआ? तो 1956 में तीन लोगों ने मिलकर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। कहानी का प्रवर्तन हमने क्या पढ़ा? 1960 में गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक। सचेतन कहानी के प्रवर्तक 1964 में कौन? महीप सिंह। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 1972 में कमलेश्वर। सारिका पत्रिका का नाम इनसे जुड़ा हुआ, आप ध्यान रखिएगा, सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का प्रवर्तन किया 1972 में। बात करते हैं सक्रिय कहानी के प्रवर्तक के रूप में, तो 1979 हमने देखा राकेश वत्स। तो इतने तथ्य आपको कहानी आंदोलनों के विषय में दिखाई पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 3 कहानी आंदोलनों, उनकी मूल प्रतिज्ञाओं, उनके मूल कहानीकारों के विषय में बात किया। साथ ही ये तथ्य अंतिम वाला ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं या कहीं पर लिख भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं
कुछ और बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हम देखते हैं समकालीन समकालीन कहानीकारों के ऊपर एक एमसीक्यूज के रूप में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको उत्तर जरूर दिखेगा, लेकिन प्रयास है कि इस प्रश्न के बहाने आप कई सारे तथ्य तैयार कर सकें। जैसे राजा निर्बंसिया कहानी बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, कमलेश्वर की कहानी है ये, इसे ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं कमलेश्वर के बहाने हम कई सारी बातें यहाँ पे करेंगे, तो एक साथ एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अभी हमने ऊपर बात की 1972 में समांतर कहानी आंदोलन, और इस कहानी आंदोलन की शुरुआत किस पत्रिका से हुई? अभी हमने बताया कि सारिका पत्रिका से, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं नई कहानी आंदोलन के विषय में 1956 में। इसके 3 प्रवर्तक रहे, हमने बात की, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कमलेश्वर की बात चल रही है तो ध्यान रखना है 2003 में इन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो जिस रचनाकार के विषय में आप पढ़ें, उस रचनाकार के इर्द गिर्द कौन कौन सी बातें हैं, कौन से पुरस्कार मिले, किस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, अगर कोई कहानी या कविता आंदोलन चलाए तो उसके विषय में भी जानकारी रखें। कमलेश्वर ने एक रिपोर्टाज भी लिखा है, उसका नाम है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। ये सब आप लोगों ने हजारों बार पढ़ लिया होगा अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के दौरान, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे आपके पास ये सारे तथ्य आसानी से उपलब्ध हैं। इनके यात्रा साहित्य के विषय में भी हम देखते हैं कि कमलेश्वर ने खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान, तो कितने पाकिस्तान और आंखों देखा पाकिस्तान, ये दोनों ही कमलेश्वर जी के हैं। एक उपन्यास है और एक यात्रा साहित्य है, ये भी ध्यान रखना है। विधाओं को भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। इनके उपन्यासों की बात करें तो प्रमुख उपन्यास एक सड़क 57 गलियां 1957 में, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। काली आंधी से अगर आपको याद आ रहा होगा, एक और उपन्यास है जिसका नाम आंधी पर है, वो कौन सा है? पीली आंधी। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। बात करें कमलेश्वर के अन्य रचनाओं की, तो कहानी संग्रह की बात करेंगे यहाँ पे, तो राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक, और इनकी नीली झील कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी सब तो कहानी संग्रह हैं, लेकिन नीली झील नाम की एक इनकी कहानी है कमलेश्वर की, बहुत चर्चित है। ये नाम भी ध्यान रखेंगे कि नीली झील किसकी कहानी है? कमलेश्वर। इनकी आत्मकथा के विषय में बात करें तो 3 भागों में प्रकाशित है कमलेश्वर की आत्मकथा। जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। तो ये सारे तथ्य आप देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, और आपको रचनाकारों की एक लिस्ट बनानी चाहिए, कम से कम 40-50 बड़े रचनाकारों पर आप एक नोट्स तैयार करें। अपना स्वयं का कोई नोट्स आपका हो तो ज़्यादा बेहतर हो, कि आपने कमलेश्वर के ऊपर 10 पॉइंट तैयार किए, निर्मल वर्मा पे 5-7 पॉइंट तैयार कर रहे हैं आप, मोहन राकेश पर, रामविलास शर्मा पर, ऐसे आपके पास एक अपने नोट्स हो जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाएं। संस्मरण की बात करें तो कमलेश्वर का जो संस्मरण है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, और एक डायरी है इनकी देश देशांतर नाम से 1992 में। तो ये सारे पॉइंट्स कमलेश्वर के विषय में हम देख रहे थे। अब आते हैं निर्मल वर्मा की का कहानी संग्रह कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि परिंदे इनका कहानी संग्रह है इसमें से। अब यहां पर हम निर्मल वर्मा के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जिससे कहानी के विषय में हम पढ़ रहे हैं तो कहानी वाली बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाए। तो देखते हैं निर्मल वर्मा से संबंधित कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी परिंदे को नामवर सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो हमने शुरुआती कहानी के दौर में जो पढ़ाई की, अध्ययन किया, वहां देखा कि किसने किस कहानी को पहली कहानी माना है, बहुत सारे अलग अलग मत हैं, लेकिन नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के परिंदे को हिंदी की पहली कहानी कहा। नामवर सिंह परिंदे जो इनकी कहानी संग्रह 1960 में है,
इस कहानी संग्रह को नई कहानी की पहली कृति भी मानते हैं। तो दोनों बातें हैं, हिंदी की पहली कहानी भी मान रहे हैं परिंदे को और नई कहानी की पहली कृति भी मान रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, परिंदे को मान रहे हैं। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियां और परिंदे, इतने इनकी कहानी संग्रह हैं। अभी हमने जो ऊपर बात की कि नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना परिंदे को, तो किस पुस्तक में नामवर जी ने ये बात लिखी है? तो लगे हाथ इसको भी तैयार रखेंगे। कहानी नई कहानी जो पुस्तक है नामवर सिंह की, उसमें बाकायदे निर्मल वर्मा की इस कहानी पर 2 चैप्टर ही हैं, यानी 2 लेख नामवर जी के कहानी नई कहानी में परिंदे पर आधारित है, जहां उन्होंने उसकी सारी कलात्मकता को, कहानी के सारे जो तथ्य ये सिद्ध कर पाए कि हिंदी की पहली कहानी है, वो बातें वहां पर वो बताते हैं। तो उस कृति का नाम भी आपको ध्यान रखना है। निर्मल वर्मा के उपन्यासों की बात करें तो वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। बात करें यात्रा साहित्य की तो चीड़ों पर चांदनी यूपी हायर के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है, 1964 में इसका प्रकाशन वर्ष है। बहुत शानदार यात्रा वर्णन है, अगर आप इसे पढ़ पाए तो आपको पूरा का पूरा एक जो ये यात्रा लेखक है, आपको ऐसे परिदृश्य में उतार देगा कि सारी यात्रा को आप अनुभव कर पाएंगे। जिस तरह से बर्लिन में यात्रा होती है, प्राग में वो यात्रा करते हैं और आइसलैंड जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। हम जब कीड़ों पर चांदनी को पढ़ेंगे यूपी हायर वाले पाठ्यक्रम और सिलेबस में, वहां पर हम इन सब पे जिक्र करेंगे। रिपोर्टाज एक लिखते हैं, प्राग एक स्वप्न, ये इनका एक रिपोर्टाज है निर्मल वर्मा जी का। अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर हम रिवाइज करेंगे। अब हम आते हैं कहानियों के बाद नाटकों पर। तो हमने कहानी के विकास, प्रेमचंद के दौर की कहानी, प्रेमचंद की कहानी और कहानी आंदोलनों को लेकर के खूब बातें की हैं, जो कि पिछली क्लास में जो लोग देखे होंगे उन्हें वहां स्पष्ट हुआ होगा। और आज की क्लास में अब हम कहानी की ओर बढ़ रहे हैं और नाटक की ओर। देखते हैं हिंदी के प्रमुख नाटकों में कौन कौन से नाटक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में कुछ बातें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जयशंकर प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के विषय में। इनके नाटक कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं। सज्जन नाम का नाटक 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी 1933। ये तो तथ्यात्मक जानकारी है जो आप लोगों के पास किसी न किसी सोर्स के माध्यम से आप इसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ केवल रिवीजन करें। हम बात करेंगे इनके नाटकों की विशेषताओं के विषय में कौन कौन सी बातें हैं, वो जरूरी है। देखते हैं, जैसे प्रसाद ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और जातीय जीवन को जो प्रतिष्ठा प्रदान की, उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला। तो ये नगेंद्र जी की पुस्तक में भी लिखा है ये बातें, कि एक नए जातीय जीवन को प्रतिष्ठा दी अपने नाटकों के माध्यम से। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्तों का चुनाव किया है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य, घटनाएं और परिदृश्य जो प्रख्यात हैं, उनको आधार बना के नाटकों की रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने। जैसे हर्षकाल, गुप्तकाल, मौर्यकाल, किंतु उनका मन गुप्त काल और मौर्य काल में ज्यादा रमा, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। इनका जो नाटक है कामना, कामना नाटक, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि ये एलोगरी बोला जाता है, अन्यापदेशिक नाटक है। ठीक है, 1927 में प्रकाशित है। तो पूछ लिया जाता है कि
प्रसाद जी का कौन सा नाटक अन्योपदेशिक है, एलोगेरी की श्रेणी में आता है? तो ये है कामना। अजातशत्रु के विषय में बात करें तो उनका महत्वाकांक्षापूर्ण नाटक है जो गहन अंतर्द्वंद्वों पर आधारित है। जन्मेजय का नागयज्ञ की बात करें तो आर्य अनार्य जातियों के युद्ध का समापन प्रेम सूत्र के बंधन द्वारा संपन्न होता है। इसमें विश्व मैत्री की भावना और बौद्ध करुणा की विजय होती है। जन्मेजय का नाग यज्ञ यही है, आर्य और नार्य की जातियों के बीच युद्ध का वर्णन, उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त नाटक के विषय में। चंद्रगुप्त नाटक महाकाव्यात्मक नाटक है। ध्यान रखेंगे, यदि पूछा जाए कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक महाकाव्यात्मक नाटक की श्रेणी में आता है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक है। बच्चन जी की पुस्तक हिंदी नाटक नाम से एक किताब ही है बच्चन सिंह की, उसमें ये बातें लिखी हैं कि चंद्रगुप्त का जो ये नाटक है महाकाव्यात्मक किस्म का नाटक है। आपको लगेगा कि आप कोई जीवन चरित्र ही पढ़ रहे हैं उस नाटक को पढ़ने के समय। यहां महाकाव्यात्मक का अभिप्राय देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों के उकेरे जाने से है। यानी देशभक्ति और संस्कृति राग के कई सारे चित्र आपको दिखेंगे, कई तरह के चित्र दिखेंगे यहां पर। चंद्रगुप्त नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत के विजय की थीम उठाई गई है। सिकंदर का आक्रमण होता है, पोरस जो पंजाब सिंध की नदियों के तट पर उसका राज्य है वो उस सीमा पर है। पोरस से चंद्रगुप्त और इधर के मगध के साम्राज्य की बहुत अच्छी नहीं बनती है। चाणक्य चाहता है कि सीमा पर ही सिकंदर की सेना को रोक लिया जाए। उसके लिए वो पूरे भारतवर्ष को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र प्रयोजन सब कुछ दांव पर लगा करके वो कोशिश करता है। तो ये सारी बातें आपको चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई पड़ेंगी। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। वे कह रहे हैं कि रंगमंच नाटक के अनुकूल हो, न कि नाटक को ही रंगमंच के अनुकूल बना दिया जाए। अगर नहीं खेलने लायक है रंगमंच पर तो नाटक को ही मोल्ड किया जाए, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। ये कथन कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान रख लेंगे। प्रसाद जी सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले लेखक हैं। तो ये सब बातें बच्चन सिंह की उस पुस्तक में हिंदी नाटक नाम से है, उसे आप देखेंगे तो वहां पे ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो ये विविध स्रोतों से हमने कोशिश की है कि ये सारे तथ्य इकट्ठा करें और आप लोगों के लिए हम यहाँ पर प्रस्तुत करें। बात करते हैं करुणालय के विषय में। तो करुणालय जो है इनका नाटक गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। स्कंदगुप्त नाटक की एक पंक्ति है, आह वेदना मिली विदाई, ये स्कंदगुप्त नाटक में है। महत्वाकांक्षा का सीपी, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चंद्रगुप्त नाटक से है। और कौन कहता है? चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो हमने यहाँ कुछ कथन उद्धृत किए हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक से स्कंदगुप्त का है। और स्कंदगुप्त ये आत्मकथन के रूप में कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, बहुत चर्चित ये गीत है कार्नेलिया का जो चंद्रगुप्त नाटक में है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये गीत गाया किसने है ये पूछा जाता है, कार्नेलिया ने। और किस नाटक में है? चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1931। ठीक है, अब बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर लिखा गया है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि किस आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की गई है, आधार क्या है? तो विशाख का देवी चंद्रगुप्त नाटक है, उसी के आधार पे लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी में अनमेल विवाह, तलाक,
एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। देवी चंद्रगुप्त इसलिए, देवी चंद्रगुप्त जो नाटक है विशाख का, ऐसा इसमें आप देखेंगे ध्रुवस्वामिनी में भी कि ध्रुवस्वामिनी बन के चंद्रगुप्त यानी स्त्री वेश धारण करके जाते हैं शत्रु के खेमे में, वहां उसको मारते हैं, मार उसकी हत्या करने के बाद ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करते हैं। चंद्रगुप्त का भाई रामगुप्त है, रामगुप्त पूरी तरह से विलासी और मद्यप है, जो कि युद्ध में संधि के रूप में ध्रुवस्वामिनी को दान दे देना चाहता है, तैयार हो जाता है। ध्रुवस्वामिनी को बड़ी ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है कि ऐसा का पुरुष जो युद्ध में संधि के लिए मेरा प्रयोग कर रहा है। तो वो एक प्रश्न उठाती है कि ऐसे पुरुष के साथ रहना कितना जायज है, विद्वज्जन इसका निर्णय करे। तब वहां पर कई सारे पुरोहित, कई सारे विद्वानों को इकट्ठा होते हैं और वो पुराणों के आधार पे और कई सारे जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो प्रमाण मिलते हैं उनको खंगालते हैं, देखते हैं। तो ये है कि विवाह विच्छेद की परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित रही है, उसकी तलाश करते हैं और ये बात वहां पर सब सर्वसहमत से कहते हैं कि रामगुप्त जैसे का पुरुष के साथ भूस्वामिनी यदि नहीं रहना चाहती है तो विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो ये अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को इस नाटक में उठाया गया। बहुत शानदार नाटक है, अगर आप पढ़ें, मन से पढ़ें तो सारा घटनाक्रम आपके मस्तिष्क में एकदम चलता रहेगा। ध्रुवस्वामिनी पर हमने एक स्पेशल क्लास ही बनाई है, बहुत सारी इमेजेस का इस्तेमाल करके, ताकि आप समझ पाएँ उस पूरे घटनाक्रम को। आप सर्च करके देखेंगे तो करीब 20-25 मिनट की पूरी क्लास है और हमने वहाँ डिटेल में ध्रुवस्वामिनी नाटक के विषय में पढ़ा हुआ है। उम्मीद है ये सारे तथ्य आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। हमने कहानियों के विषय में भी पढ़ा और नाटकों के भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर देखा। आगामी क्लास में हम कुछ और नाटकों के विषय में बात करेंगे। कुछ स्पेशल जो नाटक हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किए जाते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। कम से कम ऐसे 5-6 नाटकों के विषय में बात करेंगे, जैसे आधे अधूरे, अंधायुग, अंजो दीदी, चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी। ये सब ऐसे हैं कि आपको यूजीसी रेट में भी मिलेंगे, आपको यूपी हायर के पाठ्यक्रम में, छत्तीसगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, तो कहीं ना कहीं ये सब काम आते हैं। इन सारे तथ्यों की आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं। हमने कोशिश की है कि 1 घंटे की क्लास को आपको कम से कम 30-35 मिनट में ही दें, क्योंकि तथ्यात्मक पूरी जानकारी है, अन्यत्र की कोई बातचीत नहीं है, जिससे आप कंसंट्रेट होकर 35 से 40 मिनट के बीच में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न रख सकते हैं, और आपके कोई सुझाव हो तो आप सुझाव के रूप में भी उसे रख सकते हैं। जी। जी। हाँ जी। हम्म। हम्म। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जैसे चंद्रगुप्त में। जी जी। नहीं, उस पे हम लोग पूरी काव्यशास्त्र पे बहुत अच्छे से रस सिद्धांत, रस सिद्धांत में कितनी जो अलग अलग मत हैं, अलंकार सिद्धांत, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, और इसमें रचनाओं के विषय में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, कम से कम एक एक घंटे की तो हम क्लास करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको तथ्यात्मक जानकारी जो दी जा रही है, अगर 40-45 मिनट में मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि 1-1.5 घंटे की चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए, है ना। तो यही बहुत अलग अलग टाइप से लोग बहुत समय लेकर के, समय व्यतीत करके ये तथ्य आपको देंगे। मैंने 35 से 40 मिनट में कोशिश की है, लेकिन हम इसको 1 घंटे तक लेके जाएंगे क्लास को। तो अभी हमारी जो ये क्लास है, ये प्री के लिए ही चल रही है। जैसे यूपी हायर का एक, इसमें बहुत सारे छात्र हैं जो यूपी हायर वाले भी होंगे, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए हैं,
यूजीसी नेट के, तो वो सबके लिए आज हमने ये वाला हिस्सा पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। जब हम रचनाओं पे आधारित क्लास करेंगे, तब हम वहाँ पे रिटन फॉर्म में कैसे लिखें, कौन कौन से फैक्ट्स जरूरी हैं। जिन लोगों के पास वो कहानियों की लिंक हम लोगों ने भेजी हुई है, वो लोग देख रहे होंगे कहानी पे हमने पूरे डिटेल सारांश पे बात की है कि कहानी का सारांश क्या है, पात्र क्या है, घटनाक्रम क्या है। तो हर एक कहानी पे 15-20 मिनट का पूरा सेशन है ना। तो ऐसे कोशिश करेंगे और भी बेहतर ढंग से इसको समायोजित करेंगे। ठीक है, तो क्लास समाप्त की जाती है। हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। जीडीसी। ओके ओके। ठीक ठीक, कोशिश करते हैं। वैसे हम लोग कोशिश अभ्यास बैच एक चल रही है, तो उसमें हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। आप अगर जुड़ी हो तो आप, हाँ तो उसमें, तो आपको उत्तर लेखन में अगर आप शामिल हो रही होंगी तो देख रहे होंगे हम लोग प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं प्रश्नोत्तर का, है ना। तो लेकिन ये उसमें हम लाइव क्लास भी करेंगे जल्दी ही। अभी तो केवल कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है कि कंटेंट आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में लिखें और लिख करके कोशिश करें कि आप एक टाइमर सेट करें, क्योंकि हम सामने तो नहीं बैठे हैं। अगर हम सामने बैठ के ऑफलाइन क्लासेस का होता तो एक समय निर्धारित होता, कितने में लिखना है, फिर उसका मूल्यांकन होता। तो आप लोगों को ये स्व प्रेरणा से करना पड़ेगा कि कम से कम आप एक प्रश्न के लिए कितना समय लेते हैं, वो टाइमर लगा के आप सेट कीजिए। कंटेंट अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से भी कोशिश करेंगे उसको समराइज करने का। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक लाइव क्लास, लाइव बातचीत हम लोगों ने की थी, आप अगर उसमें जुड़ी होंगी तो, जीडीसी वाले के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। अगर क्लास की आवश्यकता है तो क्लास भी हो जाएगी, कंटेंट की आवश्यकता है तो कंटेंट हो ही रहा है। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। क्लासेस अभी मैंने जैसे आलोचकों वाली क्लास की एक लिंक आपको भेजी होगी, आपने देखा होगा। तो उसमें हमने, हाँ, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शायद नंदुलारे वाजपेयी, तीन पे भेजा था। और मैंने ये कहा था कि आप लोग इसका एक आंसर राइटिंग करके भेजें, लेकिन किसी ने अभी उस पर नहीं भेजा। जबकि मैंने 20 से 25 मिनट जैसे शुक्ल जी की आलोचकीय दृष्टि पे मान लीजिए लोक मंगल की साधनावस्था या लोक मंगल की सिद्धावस्था पे ही एक टिप्पणी के रूप में 125 शब्द पूछ ले, तो आपको क्या लिखना है वो हमने वहाँ पे पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार हैंड रिटन अगर लिखने की कोशिश करेंगे, वहाँ बड़ी अच्छी समझ हो जाएगी। उस क्लास को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, देख के लिख के आप ग्रुप में भेजिए, चाहे पर्सनली भेजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ, पढ़ के उस पर जो टिप्पणी होती है उन लोगों को टिप्पणी भी दे रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो आप उस कोशिश कीजिए कि उन पे थोड़ा काम कीजिए, और जैसा भी होता है तो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे ग्रुप में भी। हाँ, ठीक। ओके, फिर ये क्लास समाप्त की जाए। ठीक है, शुभ रात्रि। नमस्कार।